हेलो डियर स्टूडेंट्स, 12th क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अवकलज के अनुप्रयोग। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पीछे इसके पैरेलल में चैप्टर 7 पढ़ा दिया, 6 पढ़ा दिया, तो कैलकुलस है ये। कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत अवकलज के अनुप्रयोग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अवकलज के जो अनुप्रयोग हैं उसमें हमारे जो हमने अवकलन पढ़ा है, डिफरेंशिएशन पढ़ा है, उसका अनुप्रयोग किस प्रकार से हम करते हैं, चैप्टर में कैसे उनका प्रयोग किया जाए, इंजीनियरिंग में हम उसका कैसे प्रयोग करते हैं। पीछे हमने लघुगणकीय फलन, अस्पष्ट फलन, चरघातांकी फलन, ठीक है, बहुत सारे फलनों के बारे में अध्ययन किया है जिनके डिफरेंशिएशन हमने किए हुए हैं, ठीक है ना। तो उन डिफरेंशिएशन की सहायता से ही हम अवकलज के अनुप्रयोगों का वर्णन करेंगे। उसमें कौन कौन से अनुप्रयोग बताए गए हैं उनकी बात मैं कर लेता हूँ। जैसे कि नंबर 1 यहाँ मैं लिख देता हूँ, अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग में पहला है जैसे राशियों के परिवर्तन की दर। नंबर 2 वर्धमान एवं ह्रासमान फलन। वर्धमान एवं ह्रासमान फलन। तीसरा है स्पर्श रेखाएं एवं अभिलंब। स्पर्श रेखाएं एवं अभिलंब। नंबर 4 सन्निकटन। और नंबर 5 उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट इसका होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। एप्रोक्सीमेशन। और ये है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये अपने पास 5 टॉपिक होते हैं। इन 5 टॉपिक्स में हम क्या क्या करते हैं पहले तो आप ये समझ लें। सबसे पहले हम बात करेंगे राशियों के परिवर्तन की दर। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं परिवर्तन की दर, अर्थात ये एक तरीके से गति विज्ञान है, डायनामिक्स है। डायनामिक्स के अंतर्गत आप बहुत कुछ पढ़ते हो। फिजिक्स में द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़ते हैं आप, बहुत सारे परिवर्तन पढ़ते हैं। जो राशियों में परिवर्तन होता है उनकी दर ज्ञात करनी है। राशियों में परिवर्तन किस दर से हो रहा है, जैसे x है तो x में किस दर से हो रहा है, y में किस दर से हो रहा है, s है तो उसमें क्या हो रहा है, t है ना, t के सापेक्ष हो रहा है कि r के सापेक्ष हो रहा है, किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। जैसे मान लो सपोज दैट हम फिजिक्स की बात करें तो dv dt हमने लिख दिया dv dt, तो इसमें समय के सापेक्ष वेग परिवर्तित हो रहा है। समय के सापेक्ष क्या परिवर्तित हो रहा है, वेग परिवर्तित हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं,
यानी कि वेग परिवर्तन की दर। क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर। तो हम इसमें राशियों के परिवर्तन की दर पढ़ते हैं, वो सापेक्षतया सूत्रों पे निर्भर करता है। सूत्र हमारा किस टाइप से होगा या किस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उसमें राशियां हमारी x है, y है, या r है, या v है, या s है, या किस तरह की राशियां दी गई हैं उनमें किस तरह का परिवर्तन समय के सापेक्ष किया जाए या त्रिज्या के सापेक्ष किया जाए या x के सापेक्ष किया जाए, वो उसमें कहा जाएगा। जैसा कहा जाए वैसे उनके रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में काम करते हैं। वर्धमान एवं ह्रासमान क्या होता है? वर्धमान और ह्रासमान में हम क्या देखते हैं कि फलनों में वर्धमान कौन सा फलन वर्धमान है और कौन सा फलन ह्रासमान फलन है, इंक्रीजिंग है और कौन सा डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए हम एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 यदि है तो वो वर्धमान हो जाता है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 है तो वो ह्रासमान हो जाता है। और उसके बीच में हम अंतराल भी फाइंड करते हैं कि वो किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में वो ह्रासमान फलन है। तो इसकी जाँच हम इसमें करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट आता है अपना स्पर्श रेखाएं एवं अभिलंब। स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, जैसे हमने रेखाएं पढ़ी थी y बराबर mx प्लस सी, है ना, y माइनस y बराबर mx माइनस x1। बहुत सारी रेखाएं हमने पीछे 11th क्लास में पढ़ी थी। यहाँ पर स्पर्श रेखाएं अर्थात वो ढाल जो है वो टेन थीटा अर्थात m हो जाती है, प्रवणता जो है वो यहाँ dy dx हो जाती है, अर्थात किसी वक्र की प्रवणता जब हम फाइंड करते हैं तो वो dy dx पढ़ते हैं। तो यहाँ प्रवणता की जगह पे उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन करने के पश्चात उसमें हम वैल्यू रखते हैं। रखने के पश्चात उसकी स्पर्श रेखा का समीकरण और अवलंब रेखा का समीकरण फाइंड कर लेते हैं, यानी कि उसके लंब की प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं और उसके स्पर्श रेखा की प्रवणता फाइंड करके उसको सन्निकटन। सन्निकटन क्या होता है? बहुत अच्छे तरह से आपने पढ़ा होगा। सन्निकटन में हम क्या करते हैं? सन्निकटन क्या होता है? अप्रॉक्सीमेशन किसी चीज़ का। जैसे मान लीजिए हमने आपको कोई वैल्यू दे दी, सपोज दैट हमने वैल्यू दे दी 26, अंडर रूट 26, तो दुनिया जानती है अंडर रूट 25 का 5 होता है तो अंडर रूट 26 का 5.1 के करीब आएगा। लेकिन आप इसका आंसर यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो उसमें लिख के आएगा अवकलन का प्रयोग करते हुए, अवकलन का प्रयोग करते हुए इसका सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम किस तरीके से सन्निकटन ज्ञात करते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें फाइंड कर लेते हैं। तो हम अवकलन की सहायता से ज्ञात करेंगे, ना कि उसका वर्गमूल या घनमूल या फिफ्थ रूट लेकर के उसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, 10th रूट आ जाएगा, 15th रूट आ जाएगा, तो कैसे निकालेंगे? तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट की। फलनों के उच्चिष्ट फलन कौन सा उच्चिष्ट फलन है और कौन सा निम्निष्ट फलन है, किस अंतराल में है, ये हम इस पर बिंदु फाइंड करते हैं। इसमें हमें dy dx बराबर 0 या f डैश x बराबर 0 के बराबर, यानी कि इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है वो उसमें रखते हैं। उसके बाद उसका डबल डिफरेंशियल यदि नेगेटिव हो जाता है तो उच्चिष्ट हो जाता है और अगर ग्रेटर हो जाता है तो निम्निष्ट हो जाता है। तो मैक्सिमा और मिनिमा हम फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये पांचों टॉपिक हैं। थोड़े से लंबाई ज़्यादा है इस टॉपिक की, यानी कि चैप्टर नंबर 8 थोड़ा सा बड़ा है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम अभी राशियों के परिवर्तन की दर स्टार्ट करेंगे उससे। हाँ, तो अपना जो पहला टॉपिक है ना, राशियों के परिवर्तन की दर, ठीक है, हम यही स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा। राशियों के परिवर्तन की दर, माना अगर हमने मान लिया, माना P एक राशि है, माना P एक राशि है जो समयांतराल के सापेक्ष परिवर्तित हो रही है, तब इसे, अगर हम इसका अल्प परिवर्तन लिखें तब इसे डेल्टा P कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा P, यानी कि डेल्टा T के सापेक्ष, यानी इसे डेल्टा T के सापेक्ष P में अल्प परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन डेल्टा P होता है, डेल्टा P होता है। इसे
dp dt इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 और डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, इस तरीके से उसको लिखते हैं। तो ये सूक्ष्म होता है, इसलिए इसको हम इस तरीके से दर्शा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अर्थात हम इसको क्या पढ़ते हैं, राशि P में t के सापेक्ष परिवर्तन की दर, इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं x में y के सापेक्ष परिवर्तन को क्या पढ़ेंगे, dx dy, s में समय दूरी, s में समय t के सापेक्ष परिवर्तन की दर को ds dt से व्यक्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार अन्य प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला भी होता है जिसमें V और R दोनों प्राचल, V तथा R दोनों प्राचल T के फलन है, तब इसे dV dt इक्वल टू dV dr इंटू dr dt, इस तरीके से भी उसको हम निरूपित कर सकते हैं। या dV dr बराबर dV dt अपॉन dr dt, इस तरीके से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो लिखा है वो थोड़ा सा तो V तथा R दोनों प्राचल T के फलन हैं, और तब हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है वहाँ पे, T के फलन है, तब dV dt बराबर dV dr इंटू dr dt, इस तरीके से उसको हम दर्शा सकते हैं। ये लाइन हमने यहाँ पे लिख दी, थोड़ी सी नीचे क्या है वो यहाँ से कट कर गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर पढ़ेंगे, केवल ये चीज़ ध्यान रखें जो मैंने लिखी हुई है, बस इतना सा ही इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो यही कुछ है, बस ज़्यादा नहीं है इसमें बेसिक कंसेप्ट, है ना। अब हम कुछ फॉर्मूले लिख रहे हैं, उन फॉर्मूलों को आप अपनी कॉपी पे अवश्य ही नोट डाउन कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, इनका प्रयोग पूरे अवकलज में होगा। महत्वपूर्ण सूत्र, तो नंबर 1, जैसे सबसे पहले हम ले लें वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया इज इक्वल टू, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अगर मान लो भुजा ए है तो ये भुजा स्क्वायर। नंबर 2, वर्ग का परिमाप, T से डिनोट कर दें, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा अर्थात 4a। नंबर 3, आप कहेंगे सर कक्षा 6 के सूत्र लिखा रहे, बिल्कुल कक्षा 6 के भी लिखाने पड़ते हैं। क्षेत्रफल एरिया इज इक्वल टू, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, LV क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, L इंटू वी, और इनकी यूनिट भी पता होनी चाहिए। आयत का परिमाप क्या होता है, P। इनका मेन चीज़ इनका डिनोट है। आयत का परिमाप क्या, 2L प्लस V, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। नंबर 5, आयत हो गया, वर्ग हो गया,
अब आ जाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। नंबर 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया इक्वल टू √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है। नंबर 7 वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल πr², जहाँ r बराबर त्रिज्या। नंबर 8 वृत्त का परिमाप p या सरकमफ्रेंस परिधि भी बोलते हैं 2πr। क्या होती है? 2πr। और नंबर 9 घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है LVH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। नंबर 10 घनाभ का पृष्ठ S 2LV + BH और +HL। 11 घन का आयतन। घन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजाघात 3 AQ। घन का पृष्ठ। घन का पृष्ठ को S 6 इंटू भुजा स्क्वायर 6A स्क्वायर 13। ये हो गया। इसके बाद आ जाओ बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? πr²H। 14 बेलन का वक्र पृष्ठ S। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrH। 15 बेलन का संपूर्ण पृष्ठ S 2πr और r+H। 16 शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होगा 1/3πr²H। 17 शंकु का वक्र पृष्ठ S πrL। और 18 होगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ S बराबर πr और r+L। देख लो कहाँ तक आ रहा है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ तक आ गया। इसके बाद 2-3 सूत्र और रह गए, मैं इधर लिख देता हूँ, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। अब मैं इसमें टॉपिक भी लिख देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक है राशियों के परिवर्तन की दर। राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ओके। 19वां फॉर्मूला है गोले
का आयतन V = 4/3 πr क्यूब। 20वां फॉर्मूला है गोले का पृष्ठ 4πr²। 21वां फॉर्मूला है अर्ध गोले का आयतन 2/3 πr³ 22 अर्ध गोले का पृष्ठ 3πr²। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हैं, वो मैंने लिख दिए हैं जिनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है भाई, जिनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये सूत्र सभी बच्चों को बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप ज़रूर अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और इन्हें याद करेंगे बाकायदा। ठीक है, अब आपका मैं टॉपिक शुरू करूँगा। ठीक है ना, टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और टॉपिक को आप ध्यान से समझेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी समझ में पूरी तरह से डाल दूँ मैं, है ना। आप भी कोशिश करना, थोड़ा सा हम भी कोशिश करेंगे। जो भी बातें बताई हैं मैंने राशियों के परिवर्तन के दर के बारे में, उसको आप ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। ठीक है, तो राशियों के परिवर्तन की दर में सबसे पहला उदाहरण आ रहा है, व्याख्यात्मक उदाहरण है ये, दृष्टांती उदाहरण। अपनी बुक जब ओपन करेंगे, पेज नंबर 179 179 इस पेज पर उदाहरण नंबर 1। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 क्या रहा है उसको समझेंगे ध्यान से। एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर, एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर, तो माना जो बातें कहें उसे मान लो। माना गोले का आयतन V और पृष्ठ कैपिटल S, पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष, और त्रिज्या एवं त्रिज्या स्मॉल r है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हमें ज्ञात क्या करना है। उसने कहा गोले के आयतन में परिवर्तन की दर, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले ज्ञात करना है, क्या आ रहा है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, dV ds, पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष। नेक्स्ट उसने दिया है, जो भी दे रखा है वो लिख लो। दिया है, क्या दिया है, r बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, r बराबर 2 सेंटीमीटर, हिंदी में ही लिख देता हूँ 2 सेंटीमीटर। चलिए 2 सेमी दिया है। अब हम यहाँ से लिखेंगे जो भी चीज़ें हैं, ये दिया है, ये हमने लिख दिया है, ज्ञात करना है वो भी लिख दिया है। सबसे पहले चूंकि हम जानते हैं गोले का आयतन, ध्यान से देखिए, गोले का आयतन क्या होता है, V, और B बराबर क्या होता है, 4/3 πr³। ठीक है, अब चूंकि R इसमें कॉमन है तो dV dr फाइंड कर लो। तो dV dr फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई और 3r²। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो dV dr = 4πr²। ये आपको मिल गया क्या, dV dr। हमें dV ds नहीं मिला है। अब पुनः गोले का पृष्ठ S क्या होता है, 4πr²। इसका भी ds r के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो 4×2 या 8πr हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8πr। इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जगह अपनी उधर थोड़ी सी कम है, इसलिए dV ds = क्या हो जाएगा, dV dr/ds
डी आर, क्योंकि किसके सापेक्ष है, पृष्ठ के। किसके सापेक्ष है, पृष्ठ के। तो पृष्ठ के सापेक्ष है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। डी वी डी आर की वैल्यू क्या आई, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आई, 8 पाई आर। तो यहाँ से पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया, 4 दूना 8, तो कितना आ गया 1/2 आर। ठीक है, तो डी वी डी एस इक्वल्स टू 1/2 आर, और चूंकि आर बराबर दे रखा है 2 सेंटी, तो डी वी डी एस बराबर 1/2 × 2। ध्यान से देखें, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 1। अब ऊपर वाला क्या है, आयतन, तो इसका मात्रक क्या होता है, सेमी क्यूब। क्या होता है, सेमी क्यूब। और नीचे वाले का क्या होता है, सेमी स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें तो उत्तर में डी वी डी एस बराबर 1 सेमी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, वैसे तो ये उत्तर होना चाहिए, लेकिन उत्तर 1 सेमी ही लिखा जाएगा। तो बताइए, आपको कहीं कोई दिक्कत आई, कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम आई? कोई समझने में अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो हमें आप बता सकते हैं। बोलो भैया, सबकी समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपके समझ में आ गया। ठीक है, अब आप इन सूत्रों को नोट कर ही लेंगे, हम इनको रफ कर रहे हैं। ठीक है भैया, तो रफ कर रहे हैं, तो यहाँ से देखेंगे अगला अपना सवाल आएगा। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 2। यहाँ से मैं लाइन खींच देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं है। उदाहरण 2 क्या कह रहा है, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। स्वाभाविक बात है, सीढ़ी हमेशा कैसे लगाई जाती है, इस तरह से। तो दीवार के सहारे झुकी होगी और 10 मीटर लंबी कोई दीवार है, ये सपोज दैट दीवार है, और यहाँ सीढ़ी लगा दी गई, तो ये कोई आधार भी होगा। ठीक है, तो ये 10 मीटर है, 10 मीटर, ये क्या है, सीढ़ी, ये क्या है, दीवार, और ये क्या है, आधार। ठीक है, इसको कह दीजिए ए, ओ और बी। ठीक है, तो दीवार की ऊंचाई हम मान लेते हैं y और आधार मान लेते हैं फिलहाल x। तो माना दीवार की ऊंचाई y तथा आधार x है। ठीक है, और सीढ़ी क्या है, ए बी। अब उसने जो भी बात कही है उसको देखो। यदि सीढ़ी के पाद को, सीढ़ी का पाद कहाँ है, ये रहा, ये सीढ़ी का पाद है, ये सीढ़ी का पाद है, यानी कि नीचे का हिस्सा। सीढ़ी के पाद को 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से जमीन के सहारे, जमीन कहाँ है, ये रही, जमीन के सहारे दूर खींचा जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लो, जो भी दिया है, ओ ए बराबर x एंड ओ बी बराबर y एंड ए बी बराबर 10 मीटर। और इसमें एक चीज़ और बनेगी, समकोण त्रिभुज। क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज भी बन जाएगा, ये एंगल हो जाएगा ओ ए बी में। तो समकोण त्रिभुज में क्या बन जाएगा, x² प्लस y² बराबर 100। ये समीकरण नंबर 1 आ गया, इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। आगे सुनते हैं। माना, ये और लिख दो, माना t समय में सीढ़ी ए बी पर स्थित है, ए बी पर स्थित है। चलिए, ये कोई दिक्कत नहीं है। टी समय इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सीढ़ी के पाद को 1 तो क्या दिया जा रहा है, सीढ़ी के पाद को ये जमीन के सहारे दूर खींचा जाता है। तो dx dt क्या दिया है, dx dt। ये फिजिक्स की चीज़ें हैं। 1.2 मीटर में है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड की दर से जमीन के सहारे दूर खींचा जाता है। जबकि सीढ़ी का पाद दीवार से, जबकि सीढ़ी का पाद
दीवार से दिया है, और क्या दिया, x बराबर 6 मीटर। वो कह रहा है सीढ़ी का पाद दीवार से 6 मीटर दूर है। तो सबसे पहले हम क्या करें, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन क्यों करेंगे आपको बता दें, क्योंकि इससे ही निकल के आए 2x dx dt, 2x dx dt और 2y dy dt इज इक्वल टू 100, ठीक है, इज इक्वल टू 0, सॉरी 100 कर दिया मैंने, ये x के सापेक्ष 0 हो जाएगा, या x dx dt और y dy dt इज इक्वल टू 0। एक काम और कर लो, यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट में x बराबर 6 रख दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, 6 छक्का 36 और वाई स्क्वायर बराबर 100, क्योंकि वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई स्क्वायर बराबर 64, तो वाई बराबर प्लस माइनस 8, लेकिन दूरी है यानी कि तो क्या लिया जाएगा, वाई बराबर 8 मीटर। तो वाई का मान भी मिल गया, तो यहाँ से x का मान कितना था 6, dx dt का मान कितना था 1.2, वाई का मान कितना आया 8, तो dy dt उसने पूछा क्या है, उसने पूछा ये है सीढ़ी का ऊपरी सिरा, सीढ़ी का जो ऊपरी सिरा है किस दर से दीवार पर नीचे की ओर खिसक रहा है। तो जो फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है dy dt। दीवार पर से भाई निश्चित रूप से यहाँ से खींची जाएगी तो इस पर खिसकेगा, ये नीचे आएगा हिस्सा, तो dy dt, तो ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका उधर चला जाएगा, तो 8 dy dt इज इक्वल टू ये हो गया माइनस के 6 गुणा 1.2, या चलो इसको लिख देते हैं माइनस के 7.2, dy dt बराबर माइनस के 7.2 अपॉन 8, तो माइनस के 0.9 आ रहा है मीटर प्रति सेकंड की दर से जमीन की तरफ, किसकी तरफ, जमीन की तरफ आ रहा है, जमीन की तरफ आ रहा है। तो यही इसका एग्जैक्टली आंसर होगा। फिर से समझ लें, ये आपकी सीढ़ी लगी हुई है, ये दीवार है, यहाँ किसका, तो जब इधर खींचा जाएगा तो वो dx dt दे दिया गया, और x बराबर 6 ऑलरेडी पाद कितनी दूर है वहाँ से 6 मीटर की दूरी पर, और वो कह रहा है ये दीवार पर से कितनी ऊंचाई से, क्यों सीढ़ी जब खींची जाएगी तो दीवार पर से खिसकेगी, तो जब खिसकेगी तो क्या हो जाएगा dy dt पूछा जा रहा है। तो इसका मैंने t के सापेक्ष अवकलन कर दिया, और यहाँ से हमने x का मान रख के y का मान निकाल लिया, y का मान और x के मान dx dt के मान सब हमने पुट कर दिए। इससे हमें क्या मिल गया, dy dt बराबर माइनस के 0.9 मीटर प्रति सेकेंड की दर से जमीन की तरफ खिसक रहा है। तो इस तरीके से आप ये दोनों सवाल नोट डाउन कर लें, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक उदाहरण और लेते हैं अपन लोग। ये शानदार उदाहरण है। ये भी क्या कह रहा है, एक घन का आयतन, आपको यूनिट से जल्दी समझ में आ जाए, एक घन का आयतन 9 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की अर्थात dv dt दिया जा रहा है। इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, कोर की लंबाई x मान लेंगे। ज्ञात कीजिए इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो माना घन की कोर, माना घन की कोर, माना घन की कोर x सेमी है, x सेमी है तथा घन का आयतन v एवं पृष्ठ कैपिटल S है। तब प्रश्नानुसार दिया है, क्या दिया है देखते हैं। सबसे पहले उसने कहा घन के आयतन, घन का आयतन dv dt इज इक्वल टू 9 सेमी क्यूब प्रति सेकंड, 9 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है तो पॉजिटिव है।
इसकी कोर x बराबर 10 सेंटीमीटर cm, 10 सेंटीमीटर। तब ज्ञात कीजिए इसके क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्षेत्रफल क्या होता है, ds dt किस दर से बढ़ रहा है, पॉजिटिव आना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं क्या, घन का आयतन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रश्न को समझना जरूरी है। v घन का आयतन क्या होता है, भुजा घात 3, तो भुजा कितनी है x क्यूब हो गया। तो dv dt क्या निकालेंगे, dv dt 3x² और dx dt, ठीक है। अब dv dt का मान कितना था 9, तो 3x² और dx dt, तो यहाँ से बन जाएगा 9/3x² बराबर dx dt। इसको ऐसा ही रखा रहने दो। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब हम क्या करेंगे, जो हमें आवश्यकता है, किसका क्षेत्रफल चाहिए, पृष्ठ, तो घन का पृष्ठ, इसलिए घन का पृष्ठ, तो घन का पृष्ठ होता है s 6a² 6x²। तो इसका भी अवकलन किसके सापेक्ष करना होगा, t के, क्योंकि हमें dv dt दिया गया है तो t के ही करना होगा। तो 6 दूनी 12x और dx dt, ds dt, ध्यान से देखें, ds dt बराबर, हमने यहाँ dx dt का मान निकाल रखा है, तो 12x इंटू 9/3x², एक x से एक x कट जाएगा और 3 से ये कितने बार कट गया, 4 बार। तो ds dt बराबर कितना हो गया, 4 नेम 36 और 36/x, चूंकि दिया है x बराबर 10 सेंटीमीटर, तो ds dt बराबर 36/10, 36/10 कितना हो गया, 3.6, और पृष्ठ का मात्रक क्या होगा, सेमी स्क्वायर, और समय का क्या होगा, सेकेंड। तो ये आ गया आपका ds dt, यानी कि लिख देंगे, इसलिए घन का पृष्ठ 3.6 सेमी स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भाषा आदि का प्रयोग करते हुए इन सवालों को हमें अंजाम देना होता है। जब तक आप इस तरह से भाषा वगैरह यूज नहीं करेंगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझाने का, दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले इसने क्या किया, घन का आयतन, तो जो घन का आयतन है वो 9 सेमी क्यूब प्रति, अगर आपकी ये समझ में ना आए ये क्या चीज़ दी रखी है, तो सबसे पहले उस पे जाओ, जो यूनिट है ना, जो यूनिट दे रखी है, जैसे सेमी क्यूब, तो सेमी क्यूब तुम्हें पता है आयतन की होती है, तो निश्चित रूप से सेमी क्यूब पर सेकेंड है, तो dv dt हो गया, तो ये आपको दिया गया। फिर उसने कहा 10 इसकी कोर की लंबाई, घन की कोर की लंबाई कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर, x बराबर कितना हो गया 10, ds dt पूछा गया है, क्योंकि उसने कहा तो क्षेत्रफल में, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में किस दर से वृद्धि हो रही, किस दर का मतलब किस समय के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ से हमने लिखा है घन का आयतन, भुजा हमने पहले ही मान ली, आयतन हमने पहले ही मान लिया, पृष्ठ हमने पहले ही मान लिया। तो घन के आयतन से जो हमें ज्ञात है वहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि dv dt का मान हमें रखना होगा। ये चीज़ जाननी बहुत जरूरी है, स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो हमने dv dt यहाँ से t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि dv dt दिया गया, तो इसका 3x² और x का t के सापेक्ष dx dt। यहाँ से हमने 3x² का भाग दे दिया, हम चाहते तो x का मान भी रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया, तो dx dt की वैल्यू निकाल ली। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, a, ठीक है। और dx dt का मान जब आ गया तो हमने अगला काम किया, हमें चाहिए क्या, ds dt, तो हमें s बराबर लिखना होगा। तो s क्या होता है, 6x², 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो इसका ds dt ले लिया हमने, तो 12x dx dt हो गया, 12x dx dt हो गया। तो यहाँ 12x हो गया और dx dt का मान रख दिया, कहाँ से, समीकरण 1 से, फ्रॉम फर्स्ट से 9/3x² रख दिया, 1x से 1x चला गया, 3 चौके 12 हो गया, 4 नेम 36, 36/x हो गया। और 36/x में हमने क्या रख दिया, जो हमें दिया था x बराबर 10, तो 36/10 3.6 सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड। अतः घन का पृष्ठ 3.6 सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड। सेमी स्क्वायर क्यों आया, तो मैं बता दिया मैंने, s
पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो, पृष्ठ का मात्रक क्या होता है, सेमी स्क्वायर, और समय का क्या होता है, सेकंड। तो सेमी स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हम सवालों को हल कर सकते हैं। इसका अगला जो उदाहरण है वो हम आपको करने के लिए दे रहे हैं, बहुत इजी उदाहरण है। इसलिए एक गोल बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोल बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। 2 सेमी स्क्वायर यानी कि dr दिया गया, ds dt दिया गया, क्या दिया गया, ds dt बढ़ रहा है। और उसने कहा यदि बुलबुले की त्रिज्या 6, r बराबर 6, तब ज्ञात कीजिए बुलबुले का आयतन dv dt पूछा जा रहा है। तो बहुत इजी सी बात है, ds dt दिया गया है, dv dt पूछा जा रहा है, r आपसे पूछा। तो अभी हाल मैंने क्वेश्चन किया था, तो आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। 8.1 में भी क्वेश्चन आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक दो क्वेश्चन तो आपको आने लगेंगे, ठीक है ना। एक जैसे आपका पहला हो जाएगा, बड़े आराम से करा दिया मैंने जो, और एक तीसरा और चौथा इनको आप देख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो आज आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको यहाँ पर वॉल्यूम 1 कंप्लीट करा दिया है, बिल्कुल तरीके से कंप्लीट हो चुका है ना। आज आपके लिए इतना ही। आज इस लेक्चर में जो भी मैंने पढ़ाया उसका रिवीजन करें और घर पे डेली के डेली करें। थैंक यू सो मच।